My name is Ankit Kulshrestha. I am the Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी लखनऊ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन, स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन, दोनों का डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेन टेंसर, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन के बारे में डिटेल चर्चा की हुई थी। आज हम चलते हैं अपने स्ट्रेस क्या था ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया था। आज हम और स्ट्रेस को क्यों हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन आप लोगों का कर दिया था। टुडे आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्लासिफिकेशन पर है। अब बात करते हैं स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। स्ट्रेस आर जनरली 2 टाइप, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम जनरली सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई या सिग्मा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा सिंबल से नॉर्मल स्ट्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिग्मा होता है, और शियर स्ट्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो टाउ होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। नॉर्मल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। कोई भी लोड यदि प्लेन के परपेंडिकुलर लगाया हुआ है उसके चलते बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और यदि कोई भी फोर्स प्लेन के पैरेलल लगा हुआ है उसके चलते हुए बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो शियर स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के पैरेलल होती है। अप्लाइड प्लेन लोड जिस प्लेन पर लग रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन में हमारे शियर जनरेट होते हैं, और लोड यदि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है उसके चलते जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं वो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं। अब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक्सियल स्ट्रेस जिसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। ये जो स्ट्रेस है एक्सियल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस, ये जो हमारी बॉडी है उस पर डायरेक्टली ऐड होते हैं। बॉडी के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोर्स लग रहा है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोर्स लग रहा है उसके चलते जो स्ट्रेस जनरेट होंगे उसको हम एक्सियल स्ट्रेस कहेंगे। और ये एक्सियल स्ट्रेस हमारा जो है या डायरेक्ट स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट होता है। इसका फॉर्मूला जनरली लोड बाई एरिया, लोड बाई एरिया, जो फोर्स लगा वो डिवाइडेड बाई जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स लगा उसके एरिया से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। यदि किसी भी बीम पर कोई बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है या कोई ट्रांसवर्स शियर लोड TSL ट्रांसवर्स शियर लोड लगा हुआ है उसके चलते जो स्ट्रेस जनरेट होगा उस स्ट्रेस को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। और बेंडिंग स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जब हम बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, सेकेंड यूनिट में हम बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल चर्चा करेंगे बेंडिंग इक्वेशन की, जो सिग्मा M/I = सिग्मा अपॉन बाई = E/R जो इक्वेशन हमारी आती है उस इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और बेंडिंग स्ट्रेस को हम डिफरेंट लोड के चलते हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है। और ये जितने जो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस हैं, चाहे एक्सियल स्ट्रेस हो या बेंडिंग स्ट्रेस हो, दोनों ही 2 टाइप के नेचर के होते हैं। यदि वो किसी भी प्लेन को पुल कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेस को जो है हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। यदि वो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी पुश हो रही है तो वो जो स्ट्रेस उसके चलते जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं। सिमिलरली जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस और दूसरा होता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जब बॉडी पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो है जब बॉडी पर ट्रांसफर शियर लोड लगता है उसके चलते जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस
की जो वैल्यू होती है शियर स्ट्रेस इज टू फोर्स बाई एरिया, शियर फोर्स जितना प्लेन पर लगा उसका डिवाइडेड बाई एरिया से मल्टीप्लाई करें, उसको हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं। इसके नीचे जो है आप लोग देख रहे हैं, यदि मैं आप लोगों को बताऊं, जो ट्रांसफर शियर लोड के चलते जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस होता है उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, ये हमने लिखा हुआ है K टाइम्स एवरेज शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्स इज टू K टाउ एवरेज। और K की जो वैल्यू होती है, K की एवरेज क्या है, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया, जितना शियर फोर्स लगा डिवाइडेड बाई शियर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है डायरेक्ट एवरेज वैल्यू आ जाएगी शियर फोर्स की। अब मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके एक्सप्रेशन डिराइव होते हैं और K की वैल्यू आती है। अभी हम डेरिवेशन पोर्शन पर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट मेमोराइज करने के लिए याद रख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है शियर फोर्स की वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, तीनों क्रॉस सेक्शन के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 3/2 यानी कि 1.5 होती है। 3/2 वैल्यू आप लोग याद रखिए। टाउ मैक्स इज टू 3/2 टाउ एवरेज फॉर आइदर फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, आइदर फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या आइदर फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये तीनों क्रॉस सेक्शन के लिए K की वैल्यू हमारी 3/2 कैलकुलेट होके आती है। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यू। और यदि हम बात करें अपना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए तो जो K की वैल्यू आती है वो 4/3 कैलकुलेट आती है। K इज टू 4/3 टाउ एवरेज, यानी टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज टू 4/3 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज इज टू शियर फोर्स, जितना शियर फोर्स बॉडी पर लग रहा है डिवाइडेड बाई शियर एरिया से हम डिवाइड कर दें, जितने एरिया पर लग रहा है तो हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस कैलकुलेट होके आ जाता है। तो आप लोग हमेशा ये K की वैल्यू को हमेशा अपने माइंड में याद रखेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करता है। आपके न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू आपको बहुत हेल्प करती हैं। जनरली गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के, तो उस केस में आपको जो है K की वैल्यू आप कहाँ कैलकुलेट करेंगे। K की वैल्यू इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में कि हम K की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमको जो है कैलकुलेट नहीं करनी है, हमको मेमोराइज करके रखनी है। फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन द वैल्यू ऑफ K इज टू 3/2 और फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द वैल्यू ऑफ द K इज टू 4/3। ओके, तो इस वैल्यू को याद करते हुए हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो हमारे बिकॉज ऑफ ट्रांसफर शियर लोड जो कैलकुलेट जनरेट होता है उसकी वैल्यू को हम लोग याद कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। K की वैल्यू बस हमको याद रखनी पड़ेंगी। अब दूसरा टाइप का जो शियर स्ट्रेस होता है वो हमारा होता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टॉर्जन के चलते जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है जब हम किसी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग के चलते जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम कैसे टॉर्जन इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोग जो है अपना मैकेनिक्स के जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें टॉर्जन इक्वेशन पढ़ के आ रहे होंगे। T/J इज टू टाउ/R इज टू G∞/L। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाउ उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, T/J इज टू टाउ/R से हम मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि इस फॉर्मूले में लिखी हुई है। तो आई होप तो कहने का मतलब यदि हम समराइज़ करें तो हमारा जो स्ट्रेस होता है 2 टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और शियर स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के पैरेलल होती है। नॉर्मल स्ट्रेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक्सियल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस, या दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो ए नॉर्मल स्ट्रेस। और ये दोनों ही हमारे नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस की बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो दोनों ही स्ट्रेस हमारे टेंसाइल या कंप्रेसिव हो सकते हैं। जब हम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस हमारे 2 टाइप के शियर स्ट्रेस होते हैं, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, दूसरा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफर शियर लोड जो स्ट्रेस जनरेट होता है, जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है उसको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं। और बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग जो स्ट्रेस जनरेट होता है बॉडी में
उसको टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कहते हैं। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं आगे और इसके बारे में हम एक एक स्ट्रेस के बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं, कैसे इन स्ट्रेस का वेरिएशन हमारे क्रॉस सेक्शन पर होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एक और क्लासिफिकेशन जनरली स्ट्रेस का आ जाता है कि स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनोदर क्लासिफिकेशन कहता है कि स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसको हम कन्वेंशनल स्ट्रेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस। बेस्ड अपॉन ऑरिजिन, ये जो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा इंजीनियरिंग इक्वल्स टू लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। हम लोड और जो हमारा इनिशियली जो एरिया था उसको डिवाइड कर रहे हैं, जितना लोड लगाया उससे जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। हमारा जो ट्रू स्ट्रेस होता है या एक्चुअल स्ट्रेस होता है ट्रू स्ट्रेस इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस लोड। जिस इंस्टेंट पर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं उस इंस्टेंट पर बॉडी पर कितना लोड लग रहा है और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। जिस इंस्टेंट पर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस स्ट्रेस पर कितना लोड लग रहा है डिवाइडेड बाई उस इंस्टेंट पर उस बॉडी का एरिया क्या है। इस वैल्यू को हम लोग ट्रू स्ट्रेस कहते हैं। ऐसे ही हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब फाइनल लेंथ अपॉन माइनस इनिशियल लेंथ इज द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और एक हमारा ट्रू स्ट्रेस भी होता है, ट्रू स्ट्रेन भी होता है। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है हमारा चेंजिंग डायमेंशन ln चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको हम लोग ट्रू स्ट्रेन कहते हैं। अब कुछ रिलेशन है, अभी हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं कि इसके प्रूफ क्या हैं। ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में एक रिलेशन आता है, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ट्रू स्ट्रेन सिग्मा टी इक्वल्स टू ln log 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, यानी ट्रू स्ट्रेन इक्वल्स टू log ई या ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये रिलेशन ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में होता है। और ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन होता है ट्रू स्ट्रेस इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, यदि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना हमारा आसान है। ओरिजिनल एरिया जितना है उतना हम मेजर कर लेंगे और जितना लोड हमने लगाया है बॉडी पर उससे उस लोड से उस एरिया को डिवाइड कर देंगे, हमारा ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस आ जाएगा। और सिमिलरली ये हमारा जो ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेन है वो भी हम फाइनल कितनी लेंथ हो गई, फाइनल लेंथ क्या हुई, ओरिजिनल लेंथ क्या थी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये कैलकुलेट करने बहुत आसान है, हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पर ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करना टिपिकल होता है, उसके लिए हमको इन रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये रिलेशन कैसे ड्राइव होते हैं वो बात की बात है, वो हम बाद में जब आएगा तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी उन कॉन्सेप्ट में इन रिलेशंस का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ये आप लोगों को रिलेशंस बता दिए हैं और आप लोग सिर्फ इनको एज ए फार्मूला मेमोराइज कर लीजिए। इसके डेरिवेशन पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, हम डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं। अब हम पहले बात कर रहे हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एक्सियल लोड। जब किसी बॉडी पर एक्सियल लोड लग रहा है तो किस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैंने इस बॉडी पर मैंने एक टेंसाइल लोड लगाया हुआ है।
राइट हैंड डायरेक्शन में मेरा एक टेंसाइल लोड लगा हुआ है, तो इस लोड के अपोज में इस बॉडी के हर एक पॉइंट पर हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड का एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अब यहाँ से हम थोड़ा आप लोगों के लिए क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अब अंडर दिस लोड बॉडी का हर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। हमें पूरी बॉडी को सेव करना है तो मुझे हर पॉइंट को सेव करना होगा। हर पॉइंट पर जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। और हर पॉइंट बॉडी का, चाहे मैं टॉप फाइबर के किसी भी पॉइंट को उठा लूँ, चाहे मैं बॉटम फाइबर के किसी भी पॉइंट को उठा लूँ, चाहे मैं सेंट्रोइडल एक्सिस के किसी भी पॉइंट को उठा लूँ, चाहे मैं सेंट्रोइडल एक्सिस से अबव या सेंट्रोइडल एक्सिस या टॉप मोस्ट फाइबर। देखिए ये हमारा क्या है, ये दिस इज अवर टॉप मोस्ट फाइबर। ये मेरा पूरा जो है ये मेरा टॉप मोस्ट फाइबर है, ये मेरा बॉटम मोस्ट फाइबर है। ये जो बीच में जो आप एक्सिस देख रहे हैं, दिस एक्सिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस। और इनके बीच के जितने भी फाइबर हैं, टॉप फाइबर हो, बॉटम फाइबर हो या सेंट्रोइडल एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो या इसके बीच में कोई भी पॉइंट हो, सभी पॉइंट पर अंडर एक्सियल लोड स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो इस समय अंडर एक्सियल लोड हर पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। ओके, तो ये बात हो गई टेंसाइल लोड की। सिमिलरली कंप्रेसिव लोड में भी हमारा जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा हर पॉइंट पर सेम होगा, बराबर होगा। बस उसका नेचर जो टेंसाइल में जो है, जो नेचर टेंसाइल स्ट्रेस का जो नेचर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस का नेचर हो जाएगा। बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बाद बाकी का जो है इसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर जैसे टेंसाइल में समान था, ऐसे ही कंप्रेसिव लोड में स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड समान होगा। इसमें हर पॉइंट जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट है अंडर आइदर टेंसाइल लोड आइदर कंप्रेसिव लोड। तो दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एक्सियल लोड। गॉट इट और नॉट? चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो मुझे आई होप आप लोगों को एक्सियल लोड के चलते कैसा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी फाइबर पे मैं बात करूं, कोई भी फाइबर ले लूं, उस फाइबर पर जो स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है, बिल्कुल समान रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है। कहीं भी स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करता है। अब मैं बात करता हूं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो देखिए मैंने इस बॉडी पर, आप पहला फिगर देख रहे हैं, दिस इज़ द नंबर 1, इसको देखिए आप। इसमें मैंने क्या किया है, बॉडी के टॉप मोस्ट फाइबर पर एक लोड P लगाया हुआ है, कंप्रेसिव लोड P लगाया हुआ है, और बॉटम मोस्ट फाइबर पर एक लोड P टेंसाइल नेचर का लगाया हुआ है। तो दोनों लोड का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कोई एक्सियल लोड बॉडी में जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जितना कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा उतना ही टेंसाइल जनरेट होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट इन लोड के चलते बॉडी पर कंप्रेसिव और टेंसाइल तो जनरेट हुए, परंतु उन्होंने एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि लोड का मैग्नीट्यूड बराबर था तो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। बट इसके चलते बॉडी पर क्या होगा, एक कपल एक्ट कर रहा है, एक मूवमेंट एक्ट कर रहा है, जो इस बॉडी को क्या कर रहा है, इसके बॉटम मोस्ट फाइबर को क्या कर रहा है, टेंसाइल कर रहा है। देखिए इस तरीके से हमारा जो है, आप देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है इसमें जो लोड लग रहा है, ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये इस मूवमेंट की वजह से इसके जो बॉटम मोस्ट फाइबर हैं वो क्या हो जाएंगे, टेंसाइल नेचर में हो जाएंगे, और टॉप मोस्ट फाइबर हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेसिव हो जाएंगे। तो मैं बात करूं तो इस बॉडी के किसी भी प्लेन पर जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टॉप मोस्ट फाइबर पर
बात करें तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और बॉटम मोस्ट फाइबर पर बात करें तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो बॉटम मोस्ट फाइबर को टेंस कर रहा है और टॉप मोस्ट फाइबर को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो इसके चलते जो है टॉप मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और बॉटम मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसे जैसे हम बॉटम मोस्ट फाइबर से दूर होते चले जाएंगे और सेंट्रोइडल एक्सिस के पास आते चले जाएंगे तो हमारे जो स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और न्यूट्रल एक्सिस पर आके जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है उस पर आके हमारा जो स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं, टॉप मोस्ट फाइबर पर हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और इससे जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे तो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, और हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस पर आके स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। वो एक्सिस यहाँ पर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है, ऐसी एक्सिस को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। तो इस केस में जब बॉडी में प्योर बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा, देखिए ना तो कोई एक्सियल स्ट्रेस है ना कोई और स्ट्रेस लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस समय बॉडी पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो प्योर बेंडिंग के केस में जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी उसी एक्सिस पर हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस है, उसी एक्सिस पर हमारा टोटल स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए प्योर बेंडिंग के केस में हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस को ही हम लोग न्यूट्रल एक्सिस भी कह देंगे। न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस इस समय इस केस में प्योर बेंडिंग के केस में एक ही हो जाएंगी। तो आपने देखा आप लोग देख सकते हैं कि इस बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आता है। हमारा टॉप मोस्ट फाइबर पर सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर न्यूट्रल पर आके 0, और फिर जैसे जैसे हम न्यूट्रल से दूर जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज़ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि हमारा एक्सियल के केस में, एक्सियल लोडिंग के केस में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कांस्टेंट स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। हर फाइबर पर क्या था, हर पॉइंट पर क्या था, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे टॉप मोस्ट फाइबर का ले लो, चाहे न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट ले लो, चाहे हमारा बॉटम एक्सिस का पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर हमारा स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। जबकि बेंडिंग स्ट्रेस में हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। टॉप मोस्ट फाइबर पर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और उससे नीचे आते जाते हमारे सेंट्रोइडल एक्सिस पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्रेसिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे बॉटम मोस्ट फाइबर पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, और जैसे जैसे हम बॉटम मोस्ट फाइबर से दूर जाते जाएंगे हमारे स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, और हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस पर जाके हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में, प्योर बेंडिंग के केस में, न्यूट्रल एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वही न्यूट्रल एक्सिस का रोल प्ले करेगी। आई थिंक इतनी बात आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगली चर्चा करते हैं अपनी इन केस ऑफ असेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। जब किसी भी बॉडी पर असेंट्रिक एक्सियल लोडिंग हो लग रही हो। असेंट्रिक एक्सियल लोडिंग का मतलब एक्सियल तो है, यानी कि लोड हमारे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर तो है, बट वो जो लोड लग रहा है वो उसका जो डायरेक्शन है वो सेंट्रोइडल एक्सिस पर नहीं है, सेंट्रोइडल एक्सिस से पैरेलल है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, दिस इज अवर सेंट्रोइडल एक्सिस, और जो लोड पी लग रहा है ये पी लोड है, जैसा आप देख पा रहे हैं लोड पी, ये जो लोड पी है वो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है। लोड पी है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल लगा हुआ है। तो जब लोड हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल लगता है तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहते हैं। जबकि एक्सियल लोडिंग में क्या था, हमारा जो लोड था वो उसकी जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल सेंट्रोइडल एक्सिस के पर ही थी, यानी कि
लोड जो था उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से कोई एसेंट्रिसिटी नहीं थी, जबकि इस केस में असेंट्रिक एक्सियल लोडिंग के केस में हमारा लोड क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो हमारा एक्सियल है, बट हमारे सेंट्रोइडल एक्सिस पर के अलोंग उसकी डायरेक्शन ना होके उससे पैरेलल है, इसलिए ऐसे लोड को हम लोग क्या कहते हैं, असेंट्रिक एक्सियल लोड कहते हैं। अब देखिए इस असेंट्रिक एक्सियल लोड के चलते क्या क्या होगा। तो देखिए लोड एक्सियल है, तो एक्सियल लोड के चलते जो हमारी जो मेंबर है, बीम मेंबर है, उस पर जो है हमारा क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होंगे। एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ये नेचर जो लोड का है वो टेंसाइल है, तो इसके चलते हमारे एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि एक एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गया है। क्योंकि एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड मैंने बताया कि हर पॉइंट पर समान होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टॉप मोस्ट फाइबर से बॉटम मोस्ट फाइबर तक एक्सियल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट है। अब हम बात करें, चूंकि इस लोड की सेंट्रोइडल एक्सिस से एसेंट्रिसिटी है, तो बिकॉज ऑफ दैट इस एसेंट्रिसिटी के चलते एक मूवमेंट जनरेट होगा बॉडी पर, P इंटू ई का एक कांस्टेंट मूवमेंट जनरेट होगा। बॉडी को क्या करेगा ये, अब इस लोड के चलते क्या होगा, जितने भी इस मूवमेंट के चलते इस लोड की चूंकि सेंट्रोइडल एक्सिस से एसेंट्रिसिटी है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक मूवमेंट P इंटू ई का इस बीम पर एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। तो इस मूवमेंट के चलते जो हमारे टॉप मोस्ट फाइबर के जितने भी पॉइंट हैं वो सब क्या होंगे, टेंसाइल हो जाएंगे, और जबकि बॉटम मोस्ट फाइबर के जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेसिव हो जाएंगे। तो एक बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट P इंटू ई। तो आप देख सकते हैं इसको फिगर नंबर 1 कह दें और इसको मैं फिगर नंबर 2 कह दूं, तो इसके चलते हमारे जो बॉटम मोस्ट फाइबर पर जो है एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो गया है और टॉप मोस्ट फाइबर पर एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गया है और एक बेंडिंग स्ट्रेस है। तो इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूट्रल सेंट्रोइडल एक्सिस के पास आते चले जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड 0 होता चला जा रहा है, और टॉप मोस्ट फाइबर पर टेंसाइल है और बॉटम मोस्ट फाइबर पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो अब दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट हो गए, एक्सियल स्ट्रेस भी और बेंडिंग स्ट्रेस भी। तो ये दोनों स्ट्रेस क्या हैं, दोनों ही स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो इनका सिंपल एडिशन हो सकता है, दोनों स्ट्रेस का मैं एडिशन कर सकता हूँ, सिग्मा ए प्लस सिग्मा। एक्सियल स्ट्रेस के चलते जो स्ट्रेस है दैट इज द सिग्मा ए, बेंडिंग स्ट्रेस के चलते जो स्ट्रेस है उसको मैं सिग्मा बी कह रहा हूँ। तो एक्सियल स्ट्रेस तो हमारा प्योर हर फाइबर पर टॉप टू बॉटम पूरे फाइबर पर हमारा जो एक्सियल स्ट्रेस था वो तो टेंसाइल था, जबकि हमारे टॉप मोस्ट फाइबर पर जो बेंडिंग स्ट्रेस के चलते तो जो स्ट्रेस है वो तो टेंसाइल है, पर बॉटम मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस है वो क्या है, कंप्रेसिव नेचर का है। तो टॉप मोस्ट फाइबर पर एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का एडिशन हो जाएगा, जबकि बॉटम मोस्ट फाइबर पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस तो टेंसाइल नेचर का है जबकि जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव नेचर का है। तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो इसके चलते यदि सिग्मा ए, अब फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 1 को हम ऐड कर रहे हैं, तो मैं आगे 1 और 2 तो आप समझ ही गए होंगे, मैं आगे जो है नंबरिंग करता हूँ। फिगर नंबर 3 के बारे में बात करूँ, यदि एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ गया तो टॉप मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस होगा वो तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, जबकि बॉटम मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस होगा उसका मैग्नीट्यूड एडिशन हो रहा है और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी। तो टोटल जो स्ट्रेस आएगा सिग्मा टी वो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर है, तो 0 आ जाएगा। टोटल स्ट्रेस हमारे बॉटम मोस्ट फाइबर पर 0 आ जाएगा। तो
यहाँ पर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इस तरीके से आप तीसरे फिगर में देख सकते हैं। यदि सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर हो तो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड का जो टोटल स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड कहाँ बॉटम मोस्ट फाइबर पर जीरो हो रहा है। जहाँ सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी के केस में हमारे बॉटम मोस्ट फाइबर पर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है। तो इस केस में बॉटम मोस्ट फाइबर वाला जो एक्सिस है वो हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि हमारा न्यूट्रल एक्सिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो एक्सिस जहाँ पर हमारा स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उस एक्सिस को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो इस केस में जब सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर है तो न्यूट्रल एक्सिस हमारी बॉटम मोस्ट फाइबर की एक्सिस हो गई, जबकि सेंट्रोइडल एक्सिस हमारी प्योर बेंडिंग के केस में सेंट्रोइडल एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस हो गई थी, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस पर ही स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा था। जबकि हमारा असेंट्रिक लोडिंग के केस में यदि सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर हो तो बॉटम मोस्ट सेंट्रोइडल एक्सिस हमारी न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगी। इस केस में बॉटम मोस्ट फाइबर वाली जो एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस हो जाती है। अब दिस इज़ अबाउट फिगर 3। अब मैं फिगर 4 के बारे में बात करूं। दिस इज़ द फिगर नंबर 4। ये 4 चौथे के बारे में बात करूं। यदि हमारा सिग्मा ए इज़ ग्रेटर देन सिग्मा बी हो, सिग्मा ए सिग्मा बी से बड़ा हो, तो हमारा जो स्ट्रेस सिग्मा ए सिग्मा मान लीजिए सिग्मा ए का जो हमारा टोटल स्ट्रेस क्या है हमारा बॉटम मोस्ट फाइबर के लिए सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। सिग्मा ए में 5 मान लेता हूँ, 5 मेगापास्कल, और सिग्मा बी को मैं 2 मेगापास्कल मान लेता हूँ। तो टोटल स्ट्रेस कितना आ गया 5 माइनस 2 3 आ गया। तो बॉटम मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या हो गई 3 मेगापास्कल हो गई, जबकि टॉप मोस्ट फाइबर पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हुई 5 + 3 8 मेगापास्कल हो गई। तो इस तरीके से कहीं भी पूरी बीम के किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हुआ। तो इस केस में जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो बीम के बाहर जाके होगी। कोई एक हम आगे प्रोपोगेट करेंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मेरा स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस हमारी बीम के बाहर हो जाएगी इस केस में, यदि एक्सियल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा हो जाए, सिग्मा ए इज़ ग्रेटर देन सिग्मा बी हो, तो उस केस में हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस आएगी वो हमारी बीम पूरे मेंबर के बाहर आएगी। अब हम बात करें फिगर नंबर 5 की। मैं फिगर नंबर 5 की बात करूं तो यदि हमारा बेंडिंग स्ट्रेस बड़ा हो किसके रेस्पेक्ट में एक्सियल स्ट्रेस में, चौथे केस में क्या था, चौथे केस में हमारा एक्सियल स्ट्रेस ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस था। यहाँ मैं बेंडिंग स्ट्रेस को एक्सियल स्ट्रेस से बड़ा कर रहा हूँ। मान लीजिए बेंडिंग स्ट्रेस तो 3 मेगापास्कल है और एक्सियल स्ट्रेस हमारा 5 मेगापास्कल। एक्सियल स्ट्रेस मेरा 3 मेगापास्कल है और बेंडिंग स्ट्रेस 5 मेगापास्कल है। तो टॉप मोस्ट फाइबर पर सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी 5 + 3 8 मेगापास्कल हो गया, जबकि बॉटम मोस्ट फाइबर पर हमारा सिग्मा ए तो मेरा 3 मेगापास्कल है, जबकि सिग्मा बी मेरा 5 मेगापास्कल है। तो 3 - 5 -2, तो मेरे जो बॉटम मोस्ट फाइबर पे जो होगा उस पर जो टोटल स्ट्रेस आएगा वो 2 मेगापास्कल -2 मेगापास्कल यानी कंप्रेसिव नेचर का आ जाएगा। तो इस केस में हम यदि मैं सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करूं तो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड वहाँ जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी पर जीरो नहीं होगी। तो इस केस में जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस आएगी वो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस और बॉटम मोस्ट फाइबर के बीच में कहीं आएगी। तो ये हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जब किसी भी बॉडी पर असेंट्रिक एक्सियल लोड लग रहा है। आई होप आपको असेंट्रिक एक्सियल लोड के चलते स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ। ये अगला जो फिगर आप देख रहे हैं ये वाला फिगर इसमें सिर्फ क्या है कि कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो सारी चीज़ें उसी तरीके से रिवर्स हो जाएंगी, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। अब मैं बात करूं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन।
इस समय शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए ये मेरा बीम मेंबर है, या बीम मेंबर आप देख रहे होंगे। इस समय इस बीम पर ये जो लोड लग रहा है वो क्या है? दिस इज द ट्रांसवर्स शियर लोड। ये जो लोड है वो इस बीम को क्या कर रहा है? शियर ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ यदि मैं ये मेरा फिक्स पॉइंट ले लूँ तो साथ ही साथ इस लोड के चलते ये बीम पर एक मूवमेंट भी लगेगा, एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे, हमारा जो, यदि ये कैंटिलीवर बीम है तो मेरे फिक्स सपोर्ट यहाँ लगा हुआ है, वहाँ क्योंकि एल लेंथ है, एल की मैक्सिमम वैल्यू मेरा फिक्स सपोर्ट पर ही आएगी, तो इस मूवमेंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरी फिक्स सपोर्ट पर ही होगी। फिक्स सपोर्ट में मेरे स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो मेरा फिक्स सपोर्ट का जो फाइबर है, पूरा जो एक फिक्स सपोर्ट वाला जो फाइबर है, वो फाइबर मेरा सबसे ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब किसी भी बॉडी पर ट्रांसफर शियर लोड लगता है तो उस समय यदि वो कैंटिलीवर बीम है तो उस समय जो फिक्स सपोर्ट के पास वाला जो हमारा जो प्लेन होता है, वो प्लेन हमारा क्रिटिकल प्लेन होता है। दिस फाइबर इज़ अ क्रिटिकल फाइबर। उसको फाइबर के टर्म में भी कह सकते हैं कि द फाइबर एट द फिक्स सपोर्ट इज़ द क्रिटिकल फाइबर। तो हमको डिज़ाइन हमेशा क्रिटिकल के लिए करनी होती है। तो मैं अपना जो है, ये जो मेरा सबसे फिक्स सपोर्ट के वाला जो फाइबर है वो मेरा क्रिटिकल फाइबर को मैं कंसीडर करते हुए यहाँ पर मैं स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी शियर स्ट्रेस भी बता हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो आई होप अब आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं इस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को अगले क्लास में कंप्लीट करूँगा, जिससे आपको इसका क्लियर, जल्दबाजी ना हो, आप लोग इसको बिल्कुल क्लियरली समझ सकें। क्रिटिकल फाइबर, क्रिटिकल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों की आगे की स्टडी बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, शुभ रात्रि। हेलो आर्यन बेटा, अपना नंबर भेजो, अपना नंबर सेंड करो, अपना नंबर उस पे मैसेंजर पे सेंड करो जरा। आर्यन, मेरी आवाज आ रही हो तो मैसेंजर पे नंबर सेंड करना। आर्यन, सेंड करो अपना नंबर मैसेंजर पे।